आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द बायोलॉजिकल मोटर्स। हम बात करते हैं कि फिज़िक्स के अंदर अगर बेसिकली देखें तो एक मोटर क्या होती है। मोटर क्या होती है कि आपकी वो एक एनर्जी लेती है एंड इट परफॉर्म सम वर्क। जैसे हमारे घरों में मोटरें लगी हुई हैं जो वाटर पंप हैं, बेसिकली वो क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट ज़मीन से पानी को खींचना है और हाइट के ऊपर पहुंचाना है। इसी तरह अगर हम देखें कि ये प्रोजेक्टर चल रहा है, इसके अंदर एक मोटर लगी हुई है। इसका काम क्या है कि इसने इलेक्ट्रिक लाइट को कन्वर्ट करना है कि इसमें विजिबल सिग्नल के अंदर प्रोवाइड करना है। सिमिलरली आप मोटर बाइक चलाते हैं, आप कार चलाते हैं, एवरीथिंग, उसके अंदर भी एक मोटर है। वो फ्यूल को एज ए यूज़ कर रही है एनर्जी के तौर पे और उसका इंजन रन हो रहा है। इसी तरह जब हम ह्यूमन सिस्टम की बात करते हैं, बायोफिज़िक्स की बात करते हैं, तो यूँ समझिए कि पूरी बॉडी ही एक मोटर है, ठीक है। और इसमें फ्यूल क्या है हमारे, जो हम खाते हैं, खाना, ठीक है। आप ड्रिंक्स लेते हैं, खाना खाते हैं, आप कोक पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, जूसेस पीते हैं, एक्सेट्रा, वाटर पीते हैं। पानी भी सबसे बड़ा फ्यूल हमारा क्या है, वाटर है। क्यों? 70% हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी है, वाटर से बनी है। डिहाइड्रेशन हो जाती है वगैरह वगैरह। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम ये देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी बायोलॉजिकल मोटर्स हैं। एक तो मैंने बात की कि बजाते खुद हम एक मोटर है। अब इसके अंदर बहुत सी प्रोटीन्स हैं, डीएनए हैं, जो क्या करती हैं, वही काम करवा रही हैं जो काम हम अपने इस प्रोजेक्टर से ले रहे हैं, जो काम हम अपने मोटर बाइक से ले रहे हैं, या जो काम हम किसी और मोटर से ले सकते हैं। तो बायोलॉजिकल मोटर्स हमारे पास इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। हम यही कहते हैं कि भाई हम लार्ज स्केल पे हम देख सकते हैं कि भाई जो कम्प्लेक्स फंक्शंस हैं बॉडी के, मेन बज़ाहिर हमें ये नज़र आता है कि कोई फंक्शन नहीं है, बट जब आप इनको इन डेप्थ स्टडी करते हो, हमने पीछे रेस्पिरेशन की बात की थी। रेस्पिरेशन के अंदर हमने देखा कि एक ग्लूकोज का मालिक्यूल पहले ग्लाइकोलिसिस से गुजरता है, फिर क्रेब्स साइकिल से गुजरता है और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है। तो एक ग्लूकोज को ब्रेक करने में इंतहाई एक कम्प्लेक्स प्रोसीजर इन्वॉल्व है। तो हम यही कहते हैं कि हमारी जो बायोलॉजिकल मोटर्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब फंक्शन दो किस्म के हैं, एक तो हमारी लीनियर मोशन है और एक हमारी रोटेटरी मोशन जो सर्कल में घूमती है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी जो कि आपका एटीपी जनरेट होते हैं, एटीपी जो जनरेशन है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस क्या है कि एक बार, जैसे हमने कहा नैड है, नैड एच है या एफएडी है, वो क्या होते हैं, एक बार इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं, एनर्जी रिलीज़ होती है, उसके बाद फिर से वो साइकिल शुरू हो जाता है। तो एटीपी जनरेशन या एटीपी प्रोडक्शन हमारे पास क्या है, एक रोटेटरी मोशन की एग्जांपल है कि वो एक साइक्लिक मोशन की एग्जांपल है। जबकि कुछ एग्जांपल है हमारे पास जो क्या है, लीनियर है। मीन हमारे आप, मैं कहता हूँ यहाँ से अभी आप लोगों की रेस लगवाता हूँ मैं कि यहाँ तक जाना है, बैरियर तक जाके वापस आना है, देखते हैं कौन जीतता है। एनर्जी कंज्यूम हो रही है, दैट इज़ अ वन वे प्रोसेस, ओके। बट आप हर रोज़ तो नहीं भागेंगे, दैट इज़ द लीनियर प्रोसेस। इसके मुकाबले में जो एटीपी जनरेशन है, जैसे ही आपको एटीपी डेफिशिएंट होंगे तो आपकी बॉडी क्या करेगी, नई एटीपी जनरेट कर लेगी। चाहे आप खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, चाहे आपको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो एटीपी कहाँ से जनरेट होगी, वो हम जानते हैं कि पहले कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाएगा तो लिपिड सोर्स आएगा, लिपिड ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या आएगी, प्रोटीन सोर्स आएगी। उसमें यही होता है, जो वेट लॉस का प्रोसीजर यही होता है कि वो लोग क्या करते हैं, अपनी कार्बोहाइड्रेट डाइट और अपनी लिपिड डाइट को क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो कीटो का कंसेप्ट है कि आप प्रोटीन के ऊपर आ जाए। तो उसमें आपके जो मसल्स होते हैं, ये आपके प्रोटीन है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी उन मसल को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करती है और वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। दैट इज़ अ बेसिक कंसेप्ट। सो बेसिकली हम इन मोटर्स की मदद से कम्प्लेक्स फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। और हम बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये इन्वायरमेंटली जो कंडीशन है उसके अगेंस्ट ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। एप्लीकेशन देख लें, जो ज़्यादातर एप्लीकेशन आपकी यूज़ हो रही है नैनो मेडिसिन के अंदर और नैनो रोबोट्स के अंदर यूज़ हो रही है कि आप इन बायोलॉजिकल मोटर्स को, एक तो नॉर्मल फंक्शन है, इसके अलावा आउटसाइड द बॉडी हमने दोनों चीज़ें देखनी है, बॉडी के अंदर क्या परफॉर्म हो रहा है और बॉडी के बाहर आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं। आउटसाइड द बॉडी आप क्या कर सकते हैं, कैंसर की डिटेक्शन कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ नैनो मेडिसिन एंड नैनो रोबोट्स यूज़ कर रहे हैं। नैनो रोबोट्स क्या हैं कि भाई बॉडी के अंदर डिफरेंट फेलियर को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, आई एम प्लानिंग कि मैं आपको डिफरेंट डायग्नोस्टिक
मशीन्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूँ कि CT स्कैन क्या होता है, MRI क्या है, उनकी बेसिक प्रिंसिपल क्या है। आई थिंक दैट विल बी द लास्ट टॉपिक आई थिंक, बट उसके अंदर हम बात करेंगे कि भी नैनो रोबोटिक्स या मेडिकल साइंस के अंदर बायोफिजिक्स अपना किस तरह से रोल प्ले कर रही है। जब हम बात करते हैं कि बायोलॉजिकल मोशन की, बायोलॉजिकल मोशन में सबसे पहले आपने ब्राउनियन मोशन को देखना है। ब्राउनियन मोशन क्या होता है, याद है किसी को? ब्राउनियन मोशन होती है हर मॉलिक्यूल की एक मोशन है जो टू एंड फ्रो है, आगे पीछे जो घूमता रहता है। आपका कोई भी सेल स्टैटिक नहीं है। क्या है? स्टैटिक नहीं है, एक जगह पे रुका हुआ नहीं है, वो चल रहा है, उसके अंदर कोई ना कोई मूवमेंट मौजूद है। तो उस टू एंड फ्रो मीन उसकी लिमिटेशन है, वो हल्का सा हिलेगा और बस और अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, उसको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है। अब जब आप बायोलॉजिकल मोटर की बात करें कि एक प्रोटीन है और एक मॉलिक्यूल को मूव कर दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपने पहले उस ब्राउनियन मोमेंट को क्या करना होगा? कवर करना होगा, ताकि वो ब्राउनियन मोमेंट जब ओवरकम होगी तब वो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा। अब लीनियर मोशन जो हमारी बॉडी के अंदर फैक्टर परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स है, मसल कंट्रैक्शन है, जैसे मैंने अभी भागने वाली एग्जांपल दी। ठीक है, मैंने इसको उठाया, मैंने बोर्ड पे लिखा, मैंने मसल की मूवमेंट की, मैंने टांग को ऊपर उठाया, मैंने सर को हिलाया, ये सारी क्या है? लीनियर मोशन है, ये मसल कंट्रैक्शन है हमारी, ये लीनियर मोशन के अंदर आती है। उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन द सेल, ये बात आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ATP जनरेट होती है, एक सेल से दूसरे सेल में जाती है, सेल बनता है, नया सेल बनता है, ब्लड जाता है, ब्लड क्या करता है? एक ख़ास प्रेशर के साथ पंप करता है, हेड में भी जाता है, टो में भी जाता है। तो ये क्या है? आपकी ट्रांसपोर्टेशन है। ये ट्रांसपोर्टेशन सारी लीनियर मूवमेंट है। देन सिग्नल ट्रांसडक्शन, पीछे वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो जितनी भी सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो सारी क्या है? आपकी लीनियर मोशन है, कि न्यूरॉन के एक एंड से शुरू हो रही है और दूसरे एंड पे ख़त्म हो रही है। और ATP सिंथेज जो है, जो प्रोटीन बना रहा है, या प्रोटीन की ट्रांसलोकेशन हो रही है। ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब है? लीवर में एक प्रोटीन बनी या बोन मैरो के अंदर एक प्रोटीन बनी, उसका वहाँ पे काम नहीं है, उसने काम कहाँ पे जाके करना है? ब्रेन में जाके करना है। तो लीवर से या आपके बोन मैरो से ब्रेन तक का उसका सफ़र और ब्रेन में जाके उसको डिपॉजिट हो जाना, ये क्या है? ट्रांसलोकेशन है, कि आपने वहाँ से उसको वहाँ पे मूव करवा दी। नेक्स्ट रोटेटरी मोशन मैंने आपको बता दी कि ATP की जनरेशन और प्लस आपकी हाइड्रोलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो आपका क्या है? रोटेटरी मोशन में आता है। कॉमन एग्जांपल जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की हैं, चंद एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं। मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन मसल प्रोटीन्स हैं। ठीक है, मसल कंट्रैक्शन के अंदर है। काइनेसिन है, काइनेसिन किसके ऊपर होती है? आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर होती है, जो कि एक्सॉन के मूवमेंट्स को और ड्यूरिंग जो माइटोसिस और मियोसिस क्रोमोसोम के जो पेयर बनते हैं उनकी मूवमेंट के दरमियान ये मौजूद होती है। डायनिन एंड मोटाइल सीलिया, डायनिन सीलिया के अंदर मौजूद होती है और सीलिया का क्या काम है? टू एंड फ्रो मोशन। हमारे जो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हमें खांसी कब आती है? जो ये सीलिया की मूवमेंट होती है, कोई ऐसा पार्टिकल अंदर इंटेंगल हो जाता है जो बॉडी को इरिटेशन काज करता है, और वो इरिटेशन किस वजह से होती है? क्योंकि वहाँ पे सीलिया मौजूद है, और इन सीलिया की मूवमेंट की वजह से आगे क्या होता है? कभी हमें खांसी आती है और वो आगे पीछे चलता है। इसी तरह एल्वोलाई के अंदर है, या इसकी ज़्यादा बेहतर एग्जांपल अगर आप लिखें, फ्लैजेला या सीलिया देखें, उनके फ्लैजेलल मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो आगे टू एंड फ्रो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। देन राइबोसोम्स। नाउ राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ये इन्वॉल्व है। इसके नॉर्मली दो कंपोनेंट होते हैं, अगर हम इसकी बात करें कि एक स्मॉलर कंपोनेंट है और एक आपके पास लार्जर कंपोनेंट है। जो स्मॉल राइबोसोमल यूनिट है उसका काम है कि जो मैसेंजर RNA है उसको रीड करना। देखें, हमारा जो सेंट्रल डॉगमा है कि आपके पास DNA है, DNA से RNA बना और RNA से प्रोटीन बने। अब DNA से mRNA बनाया, स्मॉल राइबोसोमल RNA का क्या काम है? इस mRNA को रीड करना। और लार्ज राइबोसोमल RNA यूनिट का क्या काम है? इससे एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है? कि एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन बन गई, और वो चेन क्या कहलाती है? आपकी प्रोटीन कहलाती है। एक चेन से 2 बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 बनती है।
जैसे इंसुलिन हमारी स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, उसके अंदर सिर्फ 2 चेन्स होती हैं। सो इस तरह से राइबोसोम हमारा क्या करता है, फंक्शन करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी किस्म की मोटर्स हैं या कितनी किस्म की प्रोटीन की मोटर्स बनाई जाती हैं, जिसमें हम कहते हैं हम सिंथेटिक मॉलिक्यूलर मशीन्स जो है ना वो बना सकते हैं। इसका आइडिया किसके ऊपर डिपेंड करता है कि डीएनए के ऊपर, जो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम है। इसके अंदर हम सेंसर बना सकते हैं, इक्वेटर्स बना सकते हैं। इक्वेटर्स होते हैं जो फोर्स अप्लाई करते हैं और टार्क प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम इक्वेटर्स कहते हैं। देन आप ट्रांसपोर्टर बना सकते हैं जो मूवमेंट को मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। एडवांटेज मैं पहले बता चुका हूँ और एप्लीकेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्विजिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, नैनो स्केल ट्रांसपोर्टेशन है और स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करना। उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर प्रोपेलर। ये एक एग्जांपल आपको दी हुई है प्रोटीन की। इसके अंदर क्या है कि ये एक प्रोटीन है, ये इसका स्ट्रक्चर और साइड पे कुछ इसके आर्म्स बने हुए हैं, जैसे चप्पू की तरह कोई चीज़ घूमती है। जब ये घूमेगी तो इसके ये एंड्स पे क्या आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे और ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह को मूव करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे कमर्शियल प्रोपेलर होते हैं। कमर्शियल प्रोपेलर क्या होता है, किसी को पता है कोई बेसिक एग्जांपल कमर्शियल प्रोपेलर की? कितना लोगों को लस्सी पसंद है? लस्सी कैसे बनती है? वो जो झगना है ना आपका, वो प्रोपेलर है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, दही को फेंट रहा है। और यही काम जो आपके बड़े बड़े फर्मेंटर होते हैं, जो जहाँ पे फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, उसके अंदर ऐसे ही लगा होता है। वो क्या, उसका काम क्या होता है, फिक्स स्पीड के अंदर उसके अंदर घूम रहा होता है, जो मिक्सिंग कर रहा होता है। इसी तरह ये क्या करेगी, जब ये घूम करेगी, रोटेट करेगी, तो अपने मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे रोटेट करेगी। ये इतनी बड़ी जितनी दिखाई गई है उतनी बड़ी है नहीं। ये आर्मस्ट्रॉन्ग का डिफरेंस होता है। अगर आप देखें, आर्मस्ट्रॉन्ग एक द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियोटाइड, कि अभी 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये उतने लेवल के ऊपर ये काम करती है। ये मॉलिक्यूलर प्रोपेलर है। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है एजोबेंजीन मॉलिक्यूलर मशीन्स। अब जो एजोबेंजीन हैं ये स्विच के तौर पे काम करते हैं। जैसे आपने लाइट का स्विच ऑन कर दिया, लाइट बंद हो ऑन हो गई, स्विच बंद कर दिया, ऑफ हो गई, पंखे का बटन ऑन कर दिया, पंखा ऑन हो गया। तो ये जो एजोबेंजीन है, ये जो आपके पास है, ये इसी तरह से काम करते हैं स्विचेस की तरह से, और मैकेनिकल कंट्रोल होता है। जैसे ये कहें, अब यहाँ पे देखें, ये सिस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर है। सिस और ट्रांस का पता है आपको कि ये और ये दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ट्रांस है। अब ये और ये क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये सिस है। तो जब यूँ समझ लें कि अभी जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा स्विच ऑन हो जाएगा, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो स्विच बंद हो जाएगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल जब जाके एक ही साइड पे लगेंगे तो स्विच ऑन हो जाएगा, जब अपोजिट साइड पे हो जाएंगे तो स्विच बंद हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अब ये सर्किट इनिशिएट कैसे होता है? ये सर्किट इनिशिएट होता है स्टिमुलस से। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस होता है टच, मीन यहाँ पे ठंडा लग गया, गर्म क्या है, ये स्टिमुलस है। स्टिमुलस किसी की बात भी हो सकती है, किसी की बात सुन के आपके मूड खुशगवार हो जाता है, किसी की बात सुन के आपको वैसे ही गुस्सा आ जाता है, यार क्या बात कर रहे थे। ठीक है, वो दीज आर आल्सो स्टिमुलस। किसी की बात सुन के लड़ने का दिल करता है कि बंदा कहता है बस है, या आप ये ना कह देना कि सर सबकी बात सुन के ही ऐसा लगता है। वेल, these are basically stimulus, pH, light, temperature, electric current, even आपका फूड, ये फूड भी आपका स्टिमुलस है। अच्छा फूड खा लोगे, खाना खा लोगे, यू विल बी हैप्पी। ठीक है, कोई ऐसी फूड खा लिया है रात को, फूड पॉइजन हो गई है, दैट विल बी अनदर इफेक्ट। ये वो है स्टिमुलस। वो अब अच्छा है या बुरा, ये अलग बात है ना। अब ये चीज़ क्या करती है कि एनर्जी जनरेट करती हैं, और ये एनर्जी एक कंटिन्यूस मैनर में नहीं होती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टिमुलस। अगर आपका स्टिमुलस आ रहा है तो ठीक है, अगर स्टिमुलस नहीं आता तो ये रुक जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास मॉलिक्यूलर शटल की। ठीक है, मॉलिक्यूलर शटल, ये हम कहते हैं कि इसको मॉलिक्यूलर शटल को रोटैक्सेन भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर आपको देखें, ये डंबल लाइक स्ट्रक्चर है। जो लोग जिम जाते हैं, जो जिम ना भी जाते हो, डंबल तो पता ही होता है आपको कि दरमियान में एक रॉड होता है और साइडों पे वेट होता है जो इक्वल अमाउंट में होता है। ठीक है, अगर इक्वल अमाउंट में ना हो तो इम्बैलेंस हो जाएगा।
तो ये मॉलिक्यूलर शटल के तौर पे काम करते हैं। और मिडल में क्या होता है, एक मैक्रो साइकिल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीड बोलते हैं। अब ये जो इसके मेन डंबल है, वेट्स हैं, ये एक्ट करते हैं एज ए स्टॉपर के तौर पर, ठीक है। और स्टॉपर के, ये तो आपको वैसे दिखाया गया, असल मॉलिक्यूल बेसिकली ये है। अगर यहाँ पे इसको देखें, ये एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो इसके गिर्द हुआ है। ये वाला पार्ट डंबल है और ये वाला पार्ट भी डंबल है, जो कि माइक्रोसाइकिल के तौर पे काम कर रहा है। अब ये जो माइक्रोसाइकिल का काम ये है कि ये उस चीज़ को या उस एटम को क्या होता है, डिसोसिएट नहीं होने देता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देता, डिलीट नहीं होने देता, और ये इसके अगेंस्ट मूव करती रहती है। और जब ये मूव करती है तो इस प्रोटीन को क्या करवाती है, रोटेट करवाती है, मूव करवाती है। अब यहाँ पे देखें, इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए कि ये स्टॉपर है, ये भी स्टॉपर है, ये वही डंबल लाइक स्ट्रक्चर है, और दरमियान में आपकी प्रोटीन्स है। इसके अंदर ये येलो 1 और 2, ये 2 अरीन ग्रुप है जो कि इसके क्या हैं, स्टेशंस हैं। स्टेशन का मतलब है जहाँ पे आके प्रोटीन रुकती है। अब ये जो आपके पास सर्कल बना हुआ है, ये सर्कल आपके क्या है, प्रोटीन है, जो कि प्रोटीन एक ट्रांसपोर्टेशन हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, विच मीन ये पोजीशन 1 से मूव करके कहाँ पे आएगी, पोजीशन 2 पे। बट ये पोजीशन 2 से आगे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती, आगे क्या स्टॉपर लगा हुआ है। वो स्टॉपर क्या है इसका, ये डंबल इसका स्टॉपर है, और इसके अंदर जो प्रोटीन है ये उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि जो प्रोटीन इसकी मूव कर रही है। ये आपके पास बेसिकली टेट्राकेटाइनिक साइक्लोफेन बीड है, ये उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। CSF 4PF या CSF इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और इस तरह से ये मॉलिक्यूल को क्या करती है, मूव करती है। और इसके दरमियान ये जो प्रोटीन है, इनके अंदर पाई बॉन्ड या पाई इंट्रैक्शन होते हैं जो इसको मूव करवाते हैं। डेफिनेटली इसको मूव करवाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और कितनी एनर्जी चाहिए, मेरा ख्याल है 13 किलो कैलोरी पर मोल। इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 13 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए। अगेन कोई स्टिमुलस होगा, मॉलिक्यूलर शटल होगी, जो यहाँ से क्या करेगी, मॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करेगी। मूव करने का क्या मतलब है, आपके लेट्स सपोज इंजरी आ गई है आपको कहीं पे, हाथ पे या टांग पे, वहाँ पे अब क्या चाहिए, हीलिंग सेल्स चाहिए। क्या चाहिए, हीलिंग सेल चाहिए, ताकि आपकी स्किन रीजनरेट हो और वो उस पार्ट को जनरेट हो। तो तब हमारे मॉलिक्यूलर शटर या मॉलिक्यूलर पेपल ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को मूव करवाते हैं। और वो स्टिमुलस यही होता है कि यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी भी वहाँ पे फ्लो होगी और तमाम मॉलिक्यूल वहाँ पे कंटिन्यूसली मूव होते रहेंगे, ताकि एक बॉडी प्रॉपरली विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सके, हील हो सके। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर ट्वीज़र। ट्वीज़र क्या होता है, हाँ, ट्वीज़र होता है सिंपली ऐसी शेप जो आप पिक करने के लिए, प्लग करने के लिए, जो चीज़ जिसके 2 सिरे हों, इट्स जस्ट लाइक, और इसको हम प्रेस कर लेते हैं, दिस इज़ अ ट्वीज़र। कुछ हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, इनका भी यही काम है कि किसी, ये देखें, ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है, ये होस्ट है, और ये आपका क्या है, गेस्ट मॉलिक्यूल है। ये इसको ऐसा तब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन या कोई फॉरेन पार्टिकल इकट्ठा हो जाता है, तो ये ट्वीज़र टाइप प्रोटीन ये क्या आती हैं, उसको यूं करके पकड़ लेती हैं, पकड़ करके उसको WBCs को दे देती हैं, ताकि वो उसको क्या कर ले, डिस्ट्रॉय कर ले। और इसके अंदर जो ट्यूज़र के अंदर है, कौन सा इंट्रैक्शन होता है, इसके और इसके अंदर, ये कोई कोवेलेंट इंट्रैक्शन नहीं है, ये नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शन होता है, जिसके अंदर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन हो सकता है, वैन डर वाल्स फोर्सेज हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हो सकती है, विच मीन दीज आर ऑल नॉन कोवेलेंट इंट्रैक्शंस। देन हमारे पास आते हैं मॉलिक्यूलर सेंसर। मॉलिक्यूलर सेंसर क्या है, जो एक सिग्नल को मेजर करते हैं और आगे पास आउट कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो पीछे वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, बायो सिग्नलिंग की भी मैंने आपको एक लेक्चर, ऑनलाइन मैंने लेक्चर जो था वो दिया हुआ है। दूसरा एक ऑनलाइन लेक्चर मेरा ख्याल है अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा, वो बेसिकली इसी टॉपिक के ऊपर था कि ब्रेन से सिग्नल आता है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की जो हमने बात की थी, वो सिग्नल आगे जाता है, और सिग्नल को डिटेक्ट कौन करता है, आपकी बॉडी के अंदर सेंसर है। और वो सेंसर क्या है, हमारी बॉडी का ही कोई कंपोनेंट है। जो सबसे बड़ा सेंसर है हमारी बॉडी में क्या है, हमारी टंग। हमारी टंग, इवन हमारी स्किन, हमारी जो सेंसेस हैं, आप पाँचों सेंसेस हैं,
वो आपकी क्या है, सेंसर है, सबसे बड़े सेंसर है। ठीक है, देखने से आपको पता चल जाता है कि यार इन लोगों के दरमियान लड़ाई होने वाली है या नहीं होने वाले हैं। आप और हमें किसी चीज़ को टच करते हैं तो पता चल जाता है ठंडी है गर्म है क्या। और जो टंग का मैंने कहा, टंग में क्यों है, क्योंकि एक टंग पे आपके 4 डिफरेंट किस्म के टेस्ट डिफरेंट एरिया पे मौजूद है। आपके लिए बिटर का एक साइड पे है, स्वीटनेस का एक साइड पे है, सॉरनेस का एक साइड पे है, और जो साल्टिश है वो एक साइड पे। और वो जैसे ही मीन अगर आपने टिप पे लगाना है तो सिर्फ आपको एक ही टेस्ट आएगा, चाहे आप जितनी मल्टीपल चीज़ें लगा जाके एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, क्योंकि जो आपकी टिप होती है उस पर सिर्फ एक किस्म के टेस्ट बड्स होते हैं, बाकियों के नहीं होते। और कल आपने अगली क्लास में मुझे बताना है कि टिप पे कौन से टाइप का टेस्ट बड होता है। 3-4 चीज़ें चेक करनी है और बताना है कि टिप के ऊपर कौन सा टेस्ट बड पता है किसी को? एक स्वीट एक सॉल्ट। अब टेस्ट करके बताना कि भी कौन सा होता है। सॉल्ट होता है, चेक कर लीजिएगा। अब एक बार एक्सपेरिमेंट करना तो बनता है ना, ताकि कल को अगर कोई दोबारा पूछे तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकें। दीज आर ऑल सेंसर्स। और सेंसर क्या है, ये कोई फिजिक्स का सेंसर आके हमने अपनी स्किन में लगा दिया, नहीं। दीज आर प्रोटीन्स, दीज आर प्रोटीन्स जिनका काम ही यही है कि वो सेंस करना है, और सेंस करके किसको देना है, ब्रेन। अच्छा, एक और यहाँ पे बड़े मज़े की बात आती है, आपने कभी नोट किया है ये जो हमारे आई के अंदर जो कलर है या इसके अंदर जो पुतलियाँ हम इसको जिसको कहते हैं, आप कभी देखें अगर लाइट की मिकदार कम होगी तो ये बड़ा हो जाएगा, और अगर लाइट की मिकदार ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये भी सेंसर है जो सिग्नल आपके ब्रेन में जाते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल प्रोटीन्स, कॉर्निया, कॉर्टिया, ये आपने इसके प्रिंसिपल पढ़े हुए हैं। यहाँ पे जो चीज़ें आप अगर उसकी बात करें फिजिक्स की, तो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, पीएच इंडिकेटर होते हैं। इवन हमें जब एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, क्या होते हैं, खट्टे डकार आने शुरू हो जाते हैं, वो क्या है, वो भी एक सेंसर है। क्या हुआ है कि आपने स्टोमक के पीएच को कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा खा के डिस्टर्ब कर लिया, और जब तक आप उसके लिए कोई एंटी एसिड नहीं लेंगे, चाहे वो इनो हो या कोई टैबलेट हो या कुछ हो, तो या इवन कुछ लोग ये भी करते हैं कि 7 अप पी लो जी, मुझे नहीं समझ आता क्यों पीते हैं, और मुझे तो लगता है उल्टा हिसाब हो जाएगा उससे, हैं ये दिस इज कि हमारे दिमाग में है कि मैं ठीक हो जाऊंगी बस। अब जाकर ज़रा इसको भी सर्च कीजिएगा कि कार्बोनिक एसिड होता है, बेसिकली कार्बोनिक एसिड बनता है, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर जो आप गैस पीते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है। आपने ये देखना है कि हमारे स्टमक में कार्बोनिक एसिड, जब हमारा स्टमक अपसेट होता है, कार्बोनिक एसिड रिलीज होता है या कार्बोनिक एसिड हमें चाहिए होता है, देन यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर। क्योंकि जब स्टमक भी कार्बोनिक एसिड के ऊपर रेशियो के ऊपर बिल्ड कर रहा है, एक पीएच के ऊपर बिल्ड कर रहा है। जब आपके कार्बोनिक एसिड की जो मिकदार है कम या ज़्यादा होती है तो आपको एसिडिटी टाइप फील होती है। अब आपने ये देखना है कि जब कोक या स्प्राइट, ज़्यादातर लोग कहते हैं स्प्राइट के, उसके पीने से आपकी स्टमक के अंदर कार्बोनिक एसिड की मिकदार बढ़ेगी या कम होगी, हैं? अगर तो बढ़ेगी तो इसका मतलब है हो सकता है कि वो गड़बड़ कर रहा हो, अगर तो वो कम करती है तो इसका मतलब है फिर ठीक है, यू नीड टू चेक इट आउट। मैं आपको आंसर दे सकता हूँ, बट अगर मैं आपको आंसर दे दूंगा देन व्हाट इज़ द फेज ऑफ लर्निंग। अब आपकी लर्निंग कब होगी? आई एम गिविंग यू द आइडियाज़ कि आप खुद इस पर सर्च करें, ठीक है। नेक्स्ट, गेट्स। गेट्स आपने पढ़े होंगे, फिजिक्स में बड़े तंग करते हैं कि कौन सा कहाँ पे एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, एक्स नॉर गेट, पता नहीं कौन कौन से गेट, ख़त्म ही नहीं होती कहानी, है ना, याद है ना, उनको लॉजिकल गेट्स कहते हैं। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी गेट्स हैं, ठीक है। अब गेट्स का क्या काम होता है वो देखेंगे। आपने मेम्ब्रेन पढ़ी है, अगेन वही मैं बायो सिग्नलिंग और उसकी तरफ एग्जांपल दूंगा, और इवन आपके जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं मेम्ब्रेन्स के ऊपर, मेम्ब्रेन्स के ऊपर मैंने कहा था कि भाई मेम्ब्रेन के ऊपर क्या है, प्रोटीन्स हैं। मेम्ब्रेन क्या आपकी सेमी परमिएबल है, मेम्ब्रेन पे चैनल प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन के ऊपर फैसिलेटेड बेस्ड प्रोटीन है, और बहुत सी प्रोटीन है। वो सारे क्या हैं बेटा, वो सारे गेट्स हैं, वो सारे क्या हैं, गेट्स हैं। अगर लार्जर टर्म में बात करें, हमारी आंखें भी गेट है, हमारा मुंह भी गेट है, हमारे नॉस्ट्रल भी गेट है, क्योंकि अगर ज़ुकाम हो जाता है या नाक बंद हो जाए तो क्या होता है, गेट बंद हो गया, हवा भी अंदर नहीं जा सकती,
और फिर हमें प्रॉब्लम हुई पड़ी होती कि अब इसको खोलना कैसे, ठीक है। आंखों में अगर एलर्जी हो जाए या कोई मच्छर चला जाए, जब तक वो बाहर नहीं निकलता सुकून नहीं आता। क्यों जी? पूरा दिन खाने को कुछ ना मिले हैं, या रात का डिनर मिस हो जाए। आज क्या बनाया डिनर में? आज हॉस्टल में क्या बना होगा? आज बिरयानी। हाँ, अब देखो अभी से ही गेट के अंदर जो है ना पानी रिलीज होना शुरू हो जाता। नाम की बिरयानी होती है। चलें गेट फिर दोबारा क्लोज कर लें अपना। तो बेटा बताने का मकसद है, बैक टू द टॉपिक, दीज आर ऑल गेट्स। जो गेट्स ओपन होते हैं, कोई होता है एटीपी से ओपन होता है, कोई होता है सोडियम से ओपन होता है, कोई पोटाशियम से। जो आपके सोडियम पोटाशियम पंप है, दे आर ऑलरेडी लिंक्ड विद द गेट्स। आपके कुछ हाइड्रोजन आयन से होता है, कुछ कैल्शियम आयन से होता है, कुछ वैसे ही डिफ्यूजन से ओपन हो जाता है, कुछ हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ओपन हो जाता है। तो ये सारे आपके क्या है? गेट्स हैं। अब इसी में जैसे मैंने ये बातें बता दी हैं, अब यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक एग्जांपल है एक प्रोटीन की, कि जो कि लॉजिकल गेट के ऊपर है। ये एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर 4 कार्बोक्साइल ग्रुप है जो कंट्रोल होती है सोडियम और कैल्शियम और हाइड्रोजन आयन के साथ। ओके, अब इसके अंदर ये नाइट्रोजन यहाँ पे है और इसके अंदर नाइट्रोजन यहाँ पे है। ये गेट की ओपनिंग और क्लोज पे अब डिपेंड करता है। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है और यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की कन्फर्मेशन डिफरेंट हो जाती है। दिस इज डिपेंड अपॉन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द गेट। अब इसमें होता क्या है, जब कैल्शियम इसके अंदर विद अगर आपके पास कैल्शियम नहीं है और हाइड्रोजन भी नहीं है, एक सिनेरियो क्या है? पहला सिनेरियो, यू डोंट हैव कैल्शियम, यू डोंट हैव हाइड्रोजन। तब हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल होता है, ये अब्जॉर्बेंस देता है 360 नैनोमीटर पे। ये इसकी लैम्डा मैक्स है, मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस आती है इसकी क्या आती है? मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस। जब आपके पास कैल्शियम भी नहीं है और आपके पास हाइड्रोजन भी नहीं है। बट अगर आपने इसके अंदर कैल्शियम ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? कैल्शियम, इसकी अब्जॉर्बेंस 390 से डिक्रीज हो जाएगी। लेट्स सपोज 350 पे आ जाए। इसका मतलब है कोई असर हुआ है। इसी तरह अगर आप इसके अंदर कैल्शियम नहीं डालते, आप इसके अंदर हाइड्रोजन डाल देते हैं, तो इसकी 390 से लेट्स सपोज 450 पे चली गई, ऊपर चली गई है। नीचे आना हमारे पास कहलाता है ब्लू शिफ्ट, और नीचे आना ब्लू शिफ्ट कहलाता है और ऊपर जाना रेड शिफ्ट कहलाता है। हमारे स्टैंडर्ड कितना है? 390। कैल्शियम ऐड किया, 390 से नीचे आ गई, तो ये क्या है? ब्लू शिफ्ट है। स्टैंडर्ड कितनी है? 390। हाइड्रोजन ऐड किया, ऊपर चली गई, तो कितना हो गया? ये आपकी रेड शिफ्ट है। तो ये रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट क्या कर रही है? इस गेट को ओपन या क्लोज कर रही है। ठीक है, ये प्रोटीन उसके साथ जो मॉलिक्यूल है उसके साथ लिंक कर रहा है। जब आपने उसको दोनों ऐड कर दिए, पोटाशियम भी ऐड कर दिया, देखें 390 था, 390 से नीचे आ गई, ब्लू शिफ्ट हुई। लेट्स सपोज 50 पॉइंट नीचे आ गई। फिर आपने हाइड्रोजन ऐड किया, 50 पॉइंट ऊपर चली गई, 50 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट ऊपर। जब दोनों ऐड होंगे तो क्या होगा? फिर बैलेंस हो जाएगा। दोनों नहीं है तब भी 390 पे, दोनों एडिड है तब भी 390। इसका मतलब है दोनों सिचुएशन में गेट क्या होगा? क्लोज होगा। गेट ओपन कब होगा? जब एक है और एक नहीं है, तब वो गेट ओपन या क्लोज होगा आपका। तो ये हमारे पास इसकी लॉजिकल गेट की बेसिक एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे बेटा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल गेट, एक तो मैंने ये एग्जांपल दी कि फ्लोरेसेंस के साथ लिंक्ड होती है। फ्लोरेसेंस क्या होती है? कभी लाइट होती है, जो समझें कि फ्लोरेसेंस है कि आपके पास जैसे चमक प्रोड्यूस होते हैं। फ्लोरेसेंस क्या आते हैं? दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। आपने अगर जुगनू देखे हो, उनके अंदर एक जीन होता है जिसको हम GFP कहते हैं। वो जो लाइट वो प्रोड्यूस करता है ना, वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहा है, वो वाइट लाइट नहीं प्रोड्यूस कर रहा। सन हमारा वाइट लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। फायरफ्लाई, हम फायरफ्लाई कहते हैं ना जुगनू को, फायरफ्लाई कहते हैं इसको, जो है ना। ये अक्सर यहाँ पे भी अगर कभी कभी देखे यूनिवर्सिटी में किसी ने, मैं तो अक्सर देखता हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं इधर इस एरिया में। तो चलो खैर, ये दूसरे जुगनू नहीं है जो सारी रात सोते ही नहीं है, हैं?
तो इसके अंदर बेटा मैं बता रहा था कि जो एक स्पेसिफिक किस्म की प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं GFP प्रोटीन, ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन, और उसी प्रोटीन को आगे वाली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर क्लोनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी मेरा वो टॉपिक नहीं है, बस आपको बताने के लिए कि ये मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में ग्रीन फ्लोरिसेंट प्रोटीन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है डिटेक्शन के लिए। तो बेसिकली हम उस लॉजिकल गेट को फ्लोरिसेंस के ज़रिए क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कैल्शियम और हाइड्रोजन उसी तरह के बॉन्डिंग में। और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं फोटो इंड्यूस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, जिसको पेट टेक्नोलॉजी कहते हैं या क्विंचिंग टेक्निक कहते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। वेल, ये ऐसी टेक्निक है कि एक मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच है, एक साइड पे आपका मॉलिक्यूल होता है और दूसरी साइड पे आपका रिपोर्टर होता है। क्विंचिंग का मतलब है कि जब ये मॉलिक्यूल आपस में बाइंड होते हैं, अटैक होते हैं, तो एक मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। जब ये रिलीज़ होता है ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, तो ये क्विंचिंग होता है। क्विंचिंग का मतलब है ये बाइंड होना। वो बाइंडिंग का प्रोसीजर अगेन जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे, रियल टाइम पीसीआर तो आपने पढ़ा होगा, रियल टाइम पीसीआर पढ़ा है, नाम सुना है, मैं इंट्रोडक्शन में पढ़ाया होगा आपने पढ़ा, किसने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी? मैं मसला था, चलें कोई बात नहीं। आप आगे रियल टाइम पीसीआर पढ़ेंगे। रियल टाइम पीसीआर के अंदर जो यूज़ होते हैं वो क्विंचर्स यूज़ होते हैं। क्विंचर का काम क्या होता है कि एक साइड पे बाइंडिंग होती है, जैसे ही बाइंड होता है तो वो क्विंचर रिलीज़ हो जाता है, वो रिपोर्टर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। जब वो रिपोर्टर रिलीज़ होता है तो रियल टाइम पीसीआर आपको कंप्यूटर के ऊपर एक पीक देता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे डीएनए बाइंड हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ आई है। डिटेल आप फ्यूचर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, वहाँ पे भी हम ये यूज़ कर रहे हैं। और यही आपका प्रिंसिपल है जो कि आपका फोटो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, जो कि क्विंचिंग प्रोसीजर के ऊपर है और फ्लोरेसेंस की डिटेक्शन के ऊपर है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ नेचुरल एंड सिंथेटिक। एक साइड पे नेचुरल हैं और एक साइड पे सिंथेटिक है, उनका आप हाइब्रिड बना दो। अब हाइब्रिड और सिंथेटिक सिस्टम में क्या है कि डीएनए बेस्ड आपके पास जो मैकेनिकल मोटर्स हैं जो काम कर रही हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले लाइट एक्चुएटेड नैनोवाल्व, साइंटिस्ट ने ऐसे नैनो मेडिसिन बनाई है जो किसी भी गेट को या किसी भी वाल्व को ओपन या क्लोज कर सकती है। ठीक है, जैसे अगर वाल्व की अगर बात करें, हम जानते हैं कि हमारी हार्ट के ऊपर भी कुछ वाल्व्स हैं जो ब्लड के फ्लो को यूनिडायरेक्शनल वे में कंट्रोल करते हैं। कुछ हमारे पास लाइट एक्टिवेटेड है कि उनके पास लाइट पड़ेगी तो वह एक्टिवेट होगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको मैं दूँ, सूरजमुखी का फूल है, जिस तरफ सूरज मूव करता है उस तरफ उसका मूव हो जाता है। क्यों होता है कि दैट इज़ सेंसिटिव टू द लाइट, और वो लाइट के डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। और वो कौन सी चीज़ उसको मूव करवा रही है, उसके अंदर कोई ऐसी प्रोटीन है, वो प्रोटीन क्या कर रही है, सूरज की उसको लाइट चाहिए। जब वो लाइट होती है तो वो एक्टिवेट हो जाती है, अपने आप को मूव कर लेती है। अब वो कौन सी प्रोटीन है, उसका नाम मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मेरे माइंड में वैसे एग्जांपल आई तो मैंने आपको बता दी। डेफिनेटली उसके अंदर कोई प्रोटीन है। आप देखिएगा, अगर आपको प्रोटीन का नाम मिल जाए तो मेरे साथ भी शेयर कर लीजिएगा। आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। देखें, हम जो लैब के अंदर जो चीज़ ग्रो करवाते हैं, अगर आप सूरज वाले जितने भी वेवलेंथ्स हैं उसको दे देंगे, वो मूव करना शुरू कर देगा। इट्स अबाउट कि आप कौन सी वेवलेंथ उसको चाहिए। अगर आप वो राइट वेवलेंथ उसको दे देंगे तो वो सेम रिस्पॉन्स आपको इस कमरे में भी शो कर सकता है। ओके, अब ये वही एग्जांपल है कि भाई आपके पास उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, लाइट से फोर्स प्रोड्यूस हो रही है और टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। क्या मतलब है, वो घूम रहा है पौधा। ठीक है, जैसे आजकल हम सूर्य की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं और गर्मियों में हमारा रिस्पॉन्स उलट हो जाता है। हम भी लाइट एक्टिवेटेड है ना, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर के मौसम कैसा है। अब ये उसी की एग्जांपल आपको बताई हुई है कि दो किस्म की लाइट है हमारे पास, एक यूवी लाइट है, एक विजिबल लाइट है। यूवी लाइट हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 340 से नीचे जो है आपकी 190 से ऊपर 340 से नीचे, ये आपकी क्या है, यूवी रेंज। और 340 से ऊपर 500 550 तक आप चले जाएंगे, आपकी क्या है, विजिबल रेंज। अब यहाँ पे यही बात आपको दिखाई गई है कि जब आपके पास यूवी लाइट इसके ऊपर पड़ती है तो चैनल क्या हो गया, ओपन हो गया। मीन ये एक प्रोटीन है, ये चैनल क्या है, इसका क्लोज है। जब इसके ऊपर विजिबल लाइट पड़ती है तो चैनल क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। यूवी लाइट पड़ी, चैनल ओपन हो गया, विजिबल लाइट पड़ी, चैनल क्लोज हो गया। वही सनफ्लावर वाली जो आपने एग्जांपल की है कि जब सूरज ओपन होता है तो वो रुख उस तरफ कर लेता है, जब सूरज ग्रूब हो जाता है तो सर नीचे करके वो मुरझाया हुआ है, ऐसा लगता है कि ये मुरझा गया हुआ है।
ठीक है। ये एक्सपोजर होता है, कंट्रोल होता है लाइट का, और इसके अंदर डेफिनेटली चैनल्स होते हैं। कौन से चैनल्स होते हैं? सोडियम या पोटाशियम होंगे जो लाइट से एक्टिवेट होंगे, उन पे लाइट पड़ेगी, वो चैनल एक्टिवेट होंगे, सोडियम पोटाशियम पंप एक्टिवेट होगा और प्रोटीन क्या होगी? ओपन हो जाएगी। वो लाइट आपने ख़त्म कर दी, उन आयंस की मूवमेंट बंद हो गई और वो प्रोटीन क्या हो गई है? क्लोज हो गई। देन बायोसिस्टम के अंदर मॉलिक्यूलर मोशन, कुछ हमने पहले भी बात की। हम क्या करते हैं कि जो बायोलॉजिकल मोटर्स हैं, केमिकल, थर्मल और लाइट एनर्जी को, केमिकल, थर्मल और लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? काइनेटिक। इस लाइन का मतलब क्या है कि हम जो फूड खाते हैं वो हमारे काम करने में इस्तेमाल होती है। केमिकल एनर्जी क्या है? हमारी प्रोटीन क्या है? कम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड प्रोटीन है, जो कि बाय नेचर अगर ब्रॉडर कैटेगरी में देख रहे हैं तो केमिकल ही है। वो केमिकल जब हम डाइजेस्ट करते हैं ग्लाइकोसिस के थ्रू, हमें एंड में इलेक्ट्रॉन क्रैफ्ट साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू क्या बनाते हैं? एनर्जी बनाते हैं। केमिकल एनर्जी है वो, जो कि एटीपी बनती है। और वो एटीपी एनर्जी हमारी किस लिए काम आती है? काइनेटिक एनर्जी में, हमारे काम करने में, खेलने में, पढ़ने में, भागने में, दौड़ने में, इवन सोने में। जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारी किडनी वर्किंग में काम कर रहे हैं, वो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। और अल्टीमेटली सोर्स वही क्या है? हमारा एटीपी है। अब हम कहें कि भी कुछ हमारे पास मॉलिक्यूलर मोशंस हैं जो कि आर्टिफिशियल सिस्टम में अप्लाई होती है और किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये बात तो आपको समझ आ गई है कि जो केमिकल एनर्जी है, बताते खुद शुरू में मैंने एग्जांपल दी, ह्यूमन बॉडी इज इटसेल्फ अ कंप्लीट मोटर। ठीक है, आपकी जो भी मूवमेंट है इसका मतलब है कि यू आर अ कंप्लीट, अ परफेक्ट मशीन प्रिपेयर्ड बाय अल्लाह सुब्हानहू तआला। ठीक है, कि आप उस देखें अल्लाह ताला ने किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर आई बॉल्स बनाई हैं जो हर तरफ देख सकती है एंगल। यहाँ पे खड़े खड़े आप इधर भी इधर भी इधर भी, किसी को पता भी नहीं लग रहे जाते पेपरों में हैं। दैट इज़ अ परफेक्ट सिस्टम। और यही आप देखें चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, हमारी बॉडी के अगर एक उंगली में भी प्रॉब्लम होना, पूरा जिस्म हमारा जो है डिस्टर्ब रहता है। कि मीन आवर मशीन इज़ नॉट वर्किंग। गाड़ी में से कहीं इंजन आ रही हो ना, फीमेल्स को तो पता नहीं चलता, लड़कों को टेंशन हो जाती है, यार ये आवाज़ आ किधर से रही है। वो जब तक उसको पता नहीं लगा लेता ना कि ये किधर से आ रही है, उसको सुकून नहीं आता। वो माइंड में इंटेंटली, यार ये किधर से आ रही है आवाज़। ठीक है, ऐसे ही है ना। मेरी मिसेज अक्सर मुझे दिखाती रहती है रील्स हस्बैंड एंड वाइफ से रिलेटेड, और यकीन माने खैर आगे तारीख खामोश है क्योंकि मेरी बात आगे कहीं मिसेज तक पहुंच गई तो फिर मेरी तारीख खामोश हो जाती है चले जी, हम कह रहे हैं कि वो 360 रोटेशन के ऊपर क्या कर रही है बेटा? मूव कर रही है। और इसमें हो क्या रहा है? एनर्जी कंजप्शन हो रही है और उसकी एक डायरेक्शन है, मीन आप एक डायरेक्शन में उसको मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे आगे हम इमेजेस को देखते हैं इसकी। ब्राउनियन मोटर्स का मैंने आपको बता दिया कि ब्राउनियन मोटर्स होते हैं बायोलॉजिकल और वर्टिकल, ये बातें हम कर चुके हैं। यहाँ पे देखें, जो मैं आपको कह रहा था कि भाई आपकी मूवमेंट है। अब मूवमेंट में देखें, ये दरमियान में लेट्स सपोज एक एक्सपेरिमेंट किया है साइंटिस्ट ने, ये निकल है दरमियान में और ऊपर और नीचे प्रोटीन्स है। और ये प्रोटीन क्या कर रही है कि भाई यहाँ पे देखें, ये दरमियान में निकल है और ये आपकी क्या है? ये प्रोटीन है। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उस दौरान निकल 3 से किस में कन्वर्ट हो रही है? निकल +4 में। ठीक है, निकल 3 से निकल +4 में कन्वर्ट हो रही है, विच इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है। जब ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या होता है कि यहाँ पे देखें, ये 2 डॉट्स वाइट वाले इस साइड पे है, तो ये क्या करते हैं? इसको यूँ समझ लें कि आपके पास ये कैप इस साइड पे है और ये कैप घूम के इधर आ गई है, मेरी तरफ आ गई, तो डायरेक्शन उसकी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। ये इसको मूवमेंट करता है। ये मूवमेंट क्या है कि अगर मैं इसको यहाँ से अपनी तरफ कर लूँ, ये 120 की मूवमेंट है, 120 से वापस मैं आपकी तरफ कर लूँ, ये 360 मूवमेंट है कि कंप्लीट साइकिल पूरा होगा। यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन, हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये आपकी क्या है? 120 है। ये जो एंगल है आपका, ये 120 है। अब जब ये घूम के वापस यहाँ पे आएगा तो ये आपका 120 और फिर ये 120, ये आपका ये टोटल जो एंगल आपका बनेगा ये 360 एंगल पे अगेंस्ट क्या करेगी? ये रोटेट करेगी
इसी तरह ये प्रोटीन इनको क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है, इसको घुमा सकती है। अब रिसेंट एडवांटेजेस आ रहे हैं, लोग इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ये जो मूवमेंट है ये किस तरह से बॉडी के अंदर इफेक्ट होती है और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसी बेस पे साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल मोटर्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ऐसी आर्टिफिशियल मोटर जो बॉडी में जाके काम कर सकें। और ये आर्टिफिशियल मोटर्स इस्तेमाल कहाँ पे होंगे, ये इस्तेमाल होंगी आपके ड्रग डिलीवरी के अंदर, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के अंदर। क्या आपने एक टारगेटेड इंजेक्शन लगाया, उसके अंदर आपकी बायोलॉजिकल मोटर एक मौजूद है, ये दिस इज़ द नेक्स्ट जनरेशन मेडिसिन्स, कि वो टारगेट जाके उस स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी और जहाँ पे उस मेडिसिन की या जहाँ पे आपको इन्फेक्शन है या मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पे कैंसर है, उस कैंसर को जाके क्या करेगी, इफ़ेक्ट करेगी, और वो कैंसर है उसको क्या करेगा, हील करना शुरू कर देगा। और जैसे मैंने कहा, ब्राउनिनियन मूवमेंट एक मेजर प्रॉब्लम है कि उस मूवमेंट को क्या करेगा, हर्डल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज एक बंदा यहाँ से वहाँ तक भाग के जा रहा है और पीछे उसको 2 बंदे पकड़ने वाले हों, उसकी मूवमेंट डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी। या मैं ये कहूँ, एक बंदा जॉगर्स में भाग रहा है और उसके साइड पे, अपोजिट साइड पे एक लड़की हील पहन के उसका मुकाबला कर रही है, तो क्या होगा, वो हील क्या है, उसकी हिंड्रेंस है। या एक बच्चा फुल ट्रैक पे भाग रहा है और एक बच्चा गुजरात की सड़कों पे भाग रहा है, हिंड्रेंस है ना। तो ये ब्राउनिनियन मूवमेंट जो आपकी है, ब्राउनिनियन मूवमेंट, ये हिंड्रेंस है जो उसको रोकने की कोशिश करती है। तो इस ब्राउनिनियन मूवमेंट को कवर करके हमने क्या करना है, अपने टारगेट प्रोटीन तक उस चीज़ को पहुंचाना है ताकि वो अपना काम कर सके। और इसके अंदर हमारे पास साइज़ एक बहुत बड़ा है कि भाई आपके पास साइज़ कितना होना चाहिए। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल मैकेनिज़्म है या बेसिक मैकेनिज़्म है वो क्या हो, डिस्टर्ब हो, हम उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। अब यहाँ पे ये चीज़ देखी जाए कि एक रोटर्स पावर्ड बाय केमिकल एनर्जी, एक और हमारे पास आया कि भाई रोटर्स क्या होते हैं। रोटर का पता है क्या होता है, नॉर्मली जो रोटर होता है एक मशीन होती है, उसके अंदर एक रोटर लगा हुआ होता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन देखी है आप लोगों में से किसी ने, सेंट्रीफ्यूज मशीन, प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है उसका। या आप यूँ कहें कि भाई जो आपके घरों में जो ग्राइंडर है आपके, जो जिसमें आप वो करते हैं, उसके अंदर एक चरखी सी लगी होती है। वो यूँ समझिए कि वो जब बटन ऑन करता है वो चरखी घूमती है, और वो घूमती कि वो क्या है, आपका एक रोटर है। उस रोटर का काम क्या है, उसको स्रिल कराना और उसको ग्राइंड करना। मीन वो तो हमने उसके ऊपर ब्लेड लगाए होते हैं ताकि छोटी हो जाए, बट रोटर का काम इस तरह सेंट्रीफ्यूगेशन में भी होता है। तो ये क्या करती है, घूमती है। अब यहाँ पे ये एग्जांपल है, इसमें वो कह रहा है 2 फिनोमिना है, एक के अंदर ये पार्टिकल है और इसके अंदर हमने कैटलिस्ट डाला है। ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है ये कैटलिस्ट है। जब आप कैटलिस्ट डालते हैं, ये कैटलिस्ट H2O2 को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और प्रोड्यूस क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। H2O2 को ब्रेक डाउन करेगा और प्रोड्यूस क्या करेगा, ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन क्या करेगी, जैसे ही ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन का एक बबल प्रोड्यूस होता है और ये बबल क्या करता है, इस पार्टिकल को मूव करवाता है जैसे जैसे, और ये ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इस तरफ जा रही है और पार्टिकल मूवमेंट इस तरफ को जा रही है। दोबारा बताता हूँ, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट ने ब्रेक डाउन किया H2O2 को, H2O2 रिलीज हुई, इस साइड पे जा रही है, और ऑक्सीजन का बबल है वो प्रेशर लगा रहा है और मॉलिक्यूल इस तरफ को मूव कर रहा है। दूसरा मैकेनिज्म है इसके अंदर जो हम कहते हैं इनर्ट मेटल, इसके अंदर हम ये यूज़ कर रहे हैं गोल्ड निकल प्लाटिनियम का एक कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। जब ये यूज़ करते हैं तो ये भी आपका डिफरेंट कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करता है, ग्रेडियंट, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन का, और वो मॉलिक्यूल को एक सिंगल साइड पे, जिस साइड पे ऑक्सीजन मूव कर रही होती है उसी साइड पे ही आपकी प्रोटीन या उसी साइड पे आपका मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है। तो ये क्या है, वो रोटर को घुमा रहे हैं। हमारा रोटर कौन घुमा रहा है, वो जूसर वाला बिजली घुमा रही है। यहाँ पे रोटर कौन घुमा रहा है, ऑक्सीजन घुमा रही है। वो ऑक्सीजन आपके क्या कर रही है, उस मॉलिक्यूल को मूव करवा रही है और जहाँ पे पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचाएगी। ठीक है, और इस तरीके से हम उसको क्या कर रहे हैं, जो हमारी ब्राउनियन मूवमेंट है, हम ऑक्सीजन सप्लाई करके उस ब्राउनियन मूवमेंट को ब्लॉक कर रहे हैं, उसके इफेक्ट को मिनिमाइज़ कर रहे हैं। ये वही बात है, हील उतरवा के हमने क्या लगा दिए, जॉगर्स लगा दिए, या जॉगर्स उतरवा के हमने क्या लगा दिया, व्हीलिंग स्केट लगा दिए। ठीक है,
और हमने उसके लिए भागने के लिए फास्ट ट्रैक बना दिया। वी आर हेल्पिंग दीज प्रोटीन्स एंड मॉलिक्यूल्स टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। ये वही चीज़ें हैं जो मैं बता चुका हूँ कि सरफेस टेंशन और ये H2O2 डिकम्पोज होती है, कंसंट्रेशन, ये मैं बातें कर चुका हूँ आपको। अब ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होती है ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर साइज़ 50 माइक्रोमीटर से बड़ा हो तो उसमें बबल फॉर्मेशन होगी। अगर 1 माइक्रोमीटर से छोटा हो तो उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, ब्राउनियन मूवमेंट ही काफ़ी है। बट अगर 1 से 20 माइक्रोमीटर का पार्टिकल साइज हो देन हम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मूवमेंट के हिसाब से हम उसको चेक करते हैं। और डेफिनेटली जो हमारे पास इसकी डायरेक्शन है वो एक बड़ा चैलेंज है कि हम कम्प्लेक्स को फिजिबल तरीके से मूव करना चाह रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में यूज़ करते हैं तो हम मेटालिक रॉड्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर प्लाटीनियम, निकल, गोल्ड के रॉड वगैरह शामिल है जो एक सिंगल डायरेक्शन को मूव करने के लिए अप्लाई होते हैं। बट अगर आपके पास ऑक्सीजन बबल होगा, ऑक्सीजन बबल उसको रैंडमली अपोजिट डायरेक्शन में कहीं भी मूव कर सकता है क्योंकि दैट इज़ अ 3 डायमेंशनल स्पेस। एक जिस साइड पे ऑक्सीजन जा रही है उस साइड पे नहीं जाएगा, ये ऊपर भी जा सकता है, यूँ भी जा सकता है, यूँ भी जा सकता है। इसके अलावा उस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट रिपल्सिव मैकेनिज्म है, जैसे कि केमिकल फ्यूल मैंने बताया, H2O2 है, pH है, रिडॉक्स रिएक्शन है, या हम इवन लाइट एनर्जी भी यूज़ करते हैं कि आप जैसे सनफ्लावर वाली एग्जांपल कि लाइट दे के हम उसके डायरेक्शन को चेंज करना चाह रहे हैं, उसके अंदर ऐसा कैटलिस्ट, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा सोडियम पोटाशियम पंप ऐड कर दे जो लाइट से एक्टिवेट हो जाए, या जो pH सेंसिटिव हो, जैसे मैंने स्टमक एग्जांपल दी कि आप ऐसा कार्बोनिक सिस्टम उसमें डेवलप कर दें कि जैसे pH चेंज हो प्रोटीन एक्टिव या डीएक्टिवेट हो जाए। अब यूनिडायरेक्शनल जो आपके पास रोटेशन है, मैं ये वही बात कि भी यूनिडायरेक्शन का मतलब है सिंगल डायरेक्शन में आपकी उसकी तरफ जाना है। एक्सटर्नल केमिकल फ्यूल्स हैं और उसके अलावा जो एक केमिकल यूज़ होता है वो फास्जीन यूज़ होता है जो कि 120 एंगल पर डायरेक्शन को करता है और अल्टीमेटली इस डायरेक्शन को हम 360 एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। इसकी भी डायग्राम होगी जी, यहाँ पे ये डायग्राम है। इस डायग्राम को देखें, लेट्स सपोज ये एक मॉलिक्यूल है फास्फीन का, इसके अंदर ये पार्ट और ये पार्ट, एक रोटेटर है और एक स्टार्टर है। एक मॉलिक्यूल स्टार्ट करेगा और दूसरा उसको क्या करेगा, रोटेट करेगा। ये फिगर 1 है और फिगर बी है। अब देखें, एक रिंग ये है, ये ब्लू वाला रिंग इसका क्या है, रोटेटर है, और ये जो रेड वाला रिंग क्या है, स्टार्टर है। इसको स्टार्टर करेगा। अब मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूव करेगा पहले स्टेप पे, यहाँ से फिर ये यहाँ पे मूव करेगा। आप देखेंगे ये ब्लू सर्कल यहाँ से यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे आ गया। उसके बाद अगले स्टेप पे यहाँ पे ये रेड सर्कल यहाँ से यहाँ पे आ गया, विच मीन ये आपके सोडियम पोटाशियम पंप हो सकते हैं, आपके आयंस हो सकते हैं, कैल्शियम आयन हो सकते हैं, हाइड्रोजन आयंस हो सकते हैं, या आपके डिफरेंट किस्म के लाइट सिग्नल हो सकते हैं, pH सिग्नल हो सकते हैं जो इसको रोटेट कर सकते हैं। अब वही जो बात मैं आपको पहले कह रहा था कि ये ब्लू वाला यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये क्या हो गया, आपका 120 का हो गया। जब ये ब्लू वापस इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 360 की हो जाएगी। तो 120 एंगल एंड 360 एंगल को हम उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मोटर एंड सर्विसेज, ये एग्जांपल हम बात कर चुके हैं, वही कि पहियों के साथ भागना या हील के साथ भागना, दैट इज़ कि भी आपके पास मोटर की जो सरफेस है उसको आपने कैसे ओवर कम करना है। हम माइक्रोमीटर स्केल डिवाइसेज यूज़ करते हैं, छोटी छोटी डिवाइसेज यूज़ करते हैं जो कि उन छोटे छोटे मॉलिक्यूल की टू एंड फ्रो मोशन को या ब्राउनियन मूवमेंट को क्या करते हैं, चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और सरफेस को हम समटाइम चेंज कर लेते हैं कि सरफेस स्मूथ बना लेते हैं ताकि वो अपना काम आसानी से कर सकें। सरफेस इमोबिलाइजेशन का यही मतलब है कि आप सरफेस को स्मूथ बना लें, जहाँ पे आपके पैरामीटर्स हैं या की पैरामीटर्स हैं उनको आप उस तरह से कंट्रोल कर सकें। हम माइक्रो स्केल्स पे भी कर सकते हैं और हम मैक्रो स्केल पे भी कर सकते हैं ताकि आपकी जो प्रोटीन है वहाँ पे वो बड़े अच्छे तरीके से एंकर हो जाए। वेल, अभी तक जितनी डिस्कशन की ये उसकी समरी है हमारे पास, कि हमारे पास टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मशीन्स बायोलॉजिकल हैं, सिंथेटिक हैं, नेचुरल हैं। बायोलॉजिकल मोशन में लीनियर और रोटरी है, और सिंथेटिक मोटर्स में फास्फीन मोटर है, और हमारे पास ब्राउनियन मोशंस है। तो कलेक्टिवली
हम इन सारों को मिलकर के जो हमारी बॉडी है वो कोऑर्डिनेटिवली काम करती है, और इसी काम को हम आगे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सिंथेटिक मोटर्स, सिंथेटिक बायोलॉजिकल मोटर्स बनाने में, जो हमें ड्रग डिलीवरी, कैंसर डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल होंगे।